Welcome to all. In this lecture, I will show you how I do shading in my portraiture and explain the method used, what tool I use, expensive or cheap. Let's begin. As you can see in the screen, I will put the reference photo or the part I will shade it. I show the reference image as well, so you can understand. So the reference on the screen. And मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव और ज़्यादा टूल का यूज़ नहीं करूँगा। ये आपको स्टेशनरी स्टोर में आपको ये पेंसिल मिल जाएंगे इजीली और चीप प्राइसेस में। अप्सरा की 2H पेंसिल ये आपको 5 या 2 रुपये में आपको ये मिल जाएगी कहीं भी। और ये 8 लाइन की HB पेंसिल। तो यहाँ पे आप रेफरेंस इमेज में जैसे देख सकते हैं कि स्किन टोन उतना डार्क नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2B तक जाऊँगा स्किन टोन में। और जैसे आईब्रो, आई लिड और हेयर और प्यूपिल वो एकदम डार्केस्ट पार्ट है हमारे इस पोर्ट्रेट का। तो वहाँ पे मैं 8B तक यूज़ कर सकता हूँ अगर नीडेड हो तो। ये अगर हमारा पेंसिल अभी इसी 2 पेंसिल से मैं करूँगा। अगर मुझे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी तो मैं मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर सकता हूँ। इसमें 2H लीड ही है। और इरेजर के लिए मैं ये मोनोटोम्बो इरेजर और नीडेड इरेजर ये 2 इरेजर का यूज़ करूँगा। और ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एयरबड्स मतलब एयर कॉटन बर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपको ईजी रहेगा और स्मूथ टेक्सचर मिल सकता है। आप कोशिश कीजिए कि इसको ज़्यादा से यूज़ ना करें। ऐसे ही आप पेंसिल प्रेशर का यूज़ करके उसको ब्लेंड करने की कोशिश करिए। और अगर आपके पास टिश्यू और यानी पेपर शीट, क्लीन पेपर शीट तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपका हैंड ऑयली और डर्टी जल्दी हो जाता है तो आप ऐसे इसमें रख के काम कर सकते हैं कि दूसरा साइड आपका जहाँ पे हैंड आपका रेस्ट करता है वो साइड आपका गंदा ना हो और बाद में उसमें काम करते समय वो वाला पार्ट क्लीन रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये वीडियो एकदम रियल टाइम ही रहेगा, तो आपको कोई जल्दी नहीं होगी। तो ऐसे मैंने ये वाला पार्ट मैं रियल टाइम करूँगा, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा। तो उसको मैं 2x कर दूँगा। तो आप बाद में जाकर उसको स्पीड अप कर सकते हैं, स्पीड अप और डाउन अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं हमारा कभी भी आप स्किन टोन कर रहे हो तो कभी भी उसको एकदम वाइट पेपर टोन ना रखिए। ये एकदम फर्स्ट है। तो आप सबका मेरा कहना होगा, आपने मेरे पुराने वीडियो जैसे अभी रिसेंटली मैं बनाता तो उसमें मैं ऐसे फर्स्ट स्टेज में मैं ये शेडिंग नहीं करता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो उस वाले पोर्ट्रेट में तो मैंने कभी ऐसे फर्स्ट स्टेज में तो नहीं किया। वो अलग आप स्टाइल है। जैसे आप इंस्टाग्राम में जाकर गो इलूस डालोगे तो उनका आर्ट स्टाइल मुझे ज़्यादा ही पसंद है, तो मैं उसको थोड़ा अपने आर्ट स्टाइल में थोड़ा अप्लाई करता हूँ। तो रिसेंटली मैं वो थोड़ा लर्न कर रहा था। अभी मैंने 2-3 महीने से छोड़ दिया, तो मैं दूसरे काम में थोड़ा बिजी हूँ। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ फर्स्ट स्टेज हमें हमेशा थोड़ा सा लाइट प्रेशर देके, मैं अब यहाँ पे 2H पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ा लाइट प्रेशर देके आप शेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाद में अगर हमें हाईलाइट देना हो तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, तो हाईलाइट हमारा थोड़ा पॉप आउट होगा। तो सिंपली शेडिंग कीजिए आराम से, एकदम लाइट प्रेशर के साथ, एकदम इवन शेडिंग। ऐसे नहीं कहीं डार्क एकदम डार्क दे दिया, कहीं एकदम लाइट प्रेशर, एकदम नॉर्मल प्रेशर। एकदम आप जब भी शेडिंग कर रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिए आप ना कि यहाँ से पकड़े ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आपका थोड़ा ये जो पॉइंटी एरिया जो यहाँ पे जाके लगेगा वहाँ पे टच होगा, तो ये वाला सर पे ज़्यादा नहीं होगा पॉइंटी। और इसकी वजह से आपको क्रॉस हैचिंग जैसे मार्क देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्रॉस हैचिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे वाले जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं तो उस स्टेज में हम क्रॉस हैचिंग करेंगे। तो ऐसे वाले जब मैं पीछे पकड़ूँ तो ये वाला सरफेस हमारा ज़्यादा टच होगा ये पेपर में। तो इसकी वजह से हमें एकदम इवन टोन और लार्ज सरफेस हम कवर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
the user I forgot this. जैसे कि अब मैं यहाँ पे सेटिंग करा तो मैं इस पोर्ट्रेट को एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को बोर लगेगा थोड़ा सीखने में। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फोरहेड और आईब्रो ही ड्रॉ करूँगा, और सेकंड पार्ट होगा हमारा आईज़। वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आई के ऊपर भी थोड़ा एक्सप्लेन करना। ऐसा नहीं कि मैं सीधा ड्रॉ करके ख़त्म करूँगा, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करूँगा कि क्यों वहाँ पे डार्क सरफेस लाइट आ रहे। जैसे आप इस वाले पार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट है तो हमारा लाइट सोर्स लेफ़्ट की तरफ से आ रहा है। ऐसे ऐसे लाइट सोर्स हम हाईलाइट देख के हम लाइट सोर्स का भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ से कितना लाइट कहाँ से आ रहा है। और जैसे कि आप पोर्ट्रेट में देख सकते हैं कि पूरा फेस सरफेस अराउंड थोड़ा लाइट है, क्योंकि ये पर्सन एटमॉस्फेयर में खड़े हैं, तो एम्बिएंट लाइट तो हर जगह से पास आउट हो रहा है, तो बाउंस हो गए, तो ज़्यादातर सरफेस लाइट है। जब अगर यही पर्सन एक रूम में खड़े होते और लाइट सोर्स एक लाइट होता, लाइट बल्ब, तो और सरफेस ज़्यादा डार्क होते, जहाँ पे लाइट गिर जाए वो वाला पार्ट ओनली लाइट होता है। ये चीज़ एकदम ध्यान में रखिए। आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, एक रूम में खड़े होकर फ़ोटो ले और बाहर जाके भी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स की इंटेंसिटी पहले तो कम होती है। जहाँ पे लाइट गिरता है वो एकदम ब्राइट होगा, और जो बाउंस लाइट होते हैं वो थोड़ा अपनी इंटेंसिटी और कम कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो बाउंस लाइट अपने सरफेस में गिरते हैं तो उतना वो ब्राइट नहीं होता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इससे भी थोड़ा सीखे। बाद में आप कभी ड्रॉ करें तो आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रेफरेंस इमेज को देख के ही ड्रॉ करें, जैसे रेफरेंस है वैसा ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा नहीं। आप अपने हिसाब से डार्क लाइट कम कर सकते हैं, आपको कौन सा स्टाइल पसंद है। आप कोर शैडो ज़्यादा दिखा सकते हैं, जैसे मास्टर लोग करते हैं अपने आर्ट में कोर शैडो, और थोड़ा अपने हिसाब से एग्जैजरेट करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा लाइट सोर्स एंड शैडो सर पे थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा इमेज थोड़ा एट्रैक्टिव भी दिखता है, तो इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे वैसे मुझे ब्लेंडिंग सिस्टम का करने की ज़रूरत नहीं, जैसे मैंने पहले बताया आप लोगों को कि अगर आप ऐसे नॉर्मली लाइट प्रेशर के साथ थोड़ा पेशेंस लेके करते हो तो आप को ऐसे कोई ब्लेंडिंग सिस्टम और कुछ ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पेंसिल से ओनली पेंसिल से आप ब्लेंड कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि मैंने इस बार टेक्निकली ग्रेडिंग स्केल के ऊपर कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो कि, और मैं इंड में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इस वीडियो के इंड में, तो आप जाके वो देख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका शेडिंग और पेंसिल पकड़ने का तरीका है वो इम्प्रूव हो जाए, पेंसिल प्रेशर देने का और नॉलेज थोड़ा मिलेगा। और जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग टिप पे मुझे काम करना पसंद है ज़्यादातर, और ज़्यादा आर्टिस्ट भी लॉन्ग टिप में काम करते हैं, क्योंकि हम ओवर हैंड ग्रिप ऐसे पकड़ सकते हैं। तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा कि पेंसिल आप कैसे साफ़ करें, कि कई लोगों को थोड़ा दिक्कत रहता है पेंसिल साफ़ करने में, ऐसे ज़्यादातर तोड़ देते हैं ऐसे पेंसिल साफ़ करते समय। तो हमारा फर्स्ट स्टेज तो कंप्लीट हो गया। तो मैं आईब्रो को थोड़ा डार्क कर देता हूँ, क्योंकि हमारा इस फोरहेड में सबसे डार्केस्ट पार्ट है, जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो वैसे मैंने फ़ोटो और ज़्यादा लाइट थी, मैंने इसको थोड़ा डार्क किया, क्योंकि ज़्यादा लाइट भी अच्छा नहीं होता, तो इसका इंटेंसिटी कम करके थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा के तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया था। तो इसलिए हेयर और आईब्रो कुछ ज़्यादा ही डार्क है यहाँ इस फ़ोटो में।
नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इस नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ। तो ये मैं 2x तक इंक्रीज़ कर दूंगा, तो आप स्पीड डाउन कर सकते हैं अगर आपको नॉर्मल स्पीड चाहिए तो। ओके, लेट्स ड्रॉ सम डार्क पार्ट ऑफ दिस फोरहेड। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आउटलाइन किया, वैसे मैंने ग्रिड मेथड का यूज़ करके ये ड्रॉ किया है। वैसे मैं फ्री हैंड ज़्यादातर ड्रॉ करता हूँ, तो कभी कभी 2 या 3 महीने में कभी 2, वो एक से ज़्यादा पर्सन होते हैं तो मैं कभी कर लेता हूँ। अगर मुझे कभी परफेक्ट चाहिए टाइम बचाने के लिए, जैसे फ्री हैंड अब 2 पर्सन किया तो पूरा मेजरमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए मैंने ग्रिड का मेथड का यूज़ किया, और उसकी वजह से थोड़ा एक्यूरेट भी बनता है। ऐसे नहीं जल्दी बना, थोड़ा एक्यूरेट बनाए। तो आप ऐसे नहीं कि ग्रिड मेथड का आप यूज़ करें तो आप चीटिंग कर रहे हो आर्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ज़्यादा बड़े बड़े आर्टिस्ट, अगर आप बड़े लेवल में जाओगे तो अगर आपको बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे एकदम बिग प्रोजेक्ट में, तो उस समय आपको काम जल्दी करना पड़ता है। ना कि आप अगर आप एक्यूरेसी में ध्यान दोगे तो आपको, हाँ अगर आप फ्री हैंड कर सकते हो उस समय भी, तो उस समय ऐसे बिग प्रोजेक्ट में काम करते तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो बड़े आर्टिस्ट क्या करते हैं कि एक प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट उसमें प्रोजेक्ट करके वो आउटलाइन करते हैं और कलरिंग बाद में करते हैं। तो इसकी वजह से उन लोगों का ज़्यादा टाइम बचता है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक अच्छा हैबिट है आर्ट में, कि आप कैसे न कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। ऐसे टाइम मैनेजमेंट जितना आप करोगे तो आर्ट में उतना ही आपको अच्छा होगा बाद में जाके। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी परेशान मत होइए कैसे मैंने अभी यहाँ ड्रॉ करा। तो कई लोग होते हैं कि उन लोगों को जैसे कि फर्स्ट स्टेज कुछ ज़्यादा ही डार्क दिखता था और वो ज़्यादा लाइट ड्रॉ करते, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई डार्क वैल्यू नहीं है कि कंपेयर करने के लिए, कि हमारे पास थोड़ा सा वाइट सरफेस है और उसके ऊपर हम दूसरे सेकेंड वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा डार्क लग सकता है। तो अगर बाद में हम और डार्क वैल्यू ऐड करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको लाइट दिखेगा। तो स्टार्टिंग के स्टेज में थोड़ा आप डार्क करके भी कर सकते हैं, तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कुछ ज़्यादा ही डार्क कर दिया। थोड़ा सा एग्जांपल में मैं आपको दे देता हूँ। जैसे हमारा फोरहेड ऐसे ये प्लेन होते हैं अलग अलग, जैसे आप लोग कोई लोगों को पता होगा ऐसे, और ये वाला प्लेन इधर, ये वाला साइड प्लेन में। तो हमारा लाइट सोर्स यहाँ से डायरेक्ट इस वाले प्लेन में हिट हो रहा है, ये वाले फ्रंट में, और ये वाला हमारा हाईलाइट लाइट, और ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे राउंड हो रहा है, तो ये वाला हमारा शेडो पार्ट में होगा। सेम हमारे यहाँ पे वही अप्लाई हो रहा है। ये 3 प्लेन यहाँ पे लाइट हिट हो रही है ये वाले पार्ट में, और ये वाला सरफेस थोड़ा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो ये वाले पार्ट में हमारा शेड होगा।
वैसे अगर आप प्लेन को अच्छे से समझोगे तो आप इमेजिनरी ड्राइंग करते समय भी ये वाले चीज़ को आप अच्छे नोटिस करके आप ड्रॉ कर सकते हो और आपका आर्ट इंटरेस्टिंग बन सकता है। आपको फुल्ली इमेज में डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जैसे मैंने अभी बताया एम्बिएंट लाइट और ये प्लेन सरफेस। वैसे मैं इन सब के ऊपर शेडिंग के ऊपर पूरा कोर्स बना ही रहा था, शेडिंग को एंड ड्राइंग कोर्स, तो बीच में थोड़ा गैप रह गया। अगर न्यू ईयर से मैं शायद स्टार्ट कर सकता हूँ उस कोर्स को कंटिन्यूस, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए भी बचा है, सिखाने के लिए और आप लोगों को सीखने के लिए। तो न्यू ईयर से शायद मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आपने बाकी के नहीं देखे तो आप उसको जाके देख के और प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे इनफ प्रैक्टिस मटेरियल है जो मैंने आप लोगों को बताया, एक्सरसाइज है, तो आप उसको 2-3 महीने और प्रैक्टिस कीजिए तब तक, और अच्छे से नॉलेज लीजिए। उसके बाद कंटिन्यूस मैं आप लोगों को बता दूंगा। ऐसे बोलते बोलते मुझे ड्राइंग करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैं बोलते बोलते ड्राइंग कर रहा हूँ, वह ज़्यादातर मैं वॉइस ओवर करता हूँ, तो सोचा कि थोड़ा इस वीडियो में थोड़ा वॉइस बोलते बोलते कर, क्योंकि जब मैं ड्राइंग करता तो मेरे चीज़ में जब मैं वो जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप कोई भी जैसे शेडिंग कर रहे हो, आप मोस्टली शेडिंग और लाइट के ऊपर फोकस होकर ड्रॉ करना कि आउटलाइन, वो फर्स्ट स्टेज है। जैसे आप आउटलाइन के ऊपर जब आउटलाइन कर रहे हो तो आप शेडिंग और उसके नहीं देखोगे, उसका कंट्रोल देखोगे, शेप फॉर्म में ज़्यादा ध्यान दोगे, ना कि अब आप जैसे फर्स्ट चीज़ मैंने वैल्यू और ग्रेडिंग यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट देख रहा हूँ। जैसे मैंने फ़ोटो को डिसैचुरेट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे कलर का कोई वो चिंता नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलर यहाँ पे है ही नहीं। अब कलर होता तो मुझे यहाँ पे तब जाके डार्क एंड लाइट और अच्छे से देखना पड़ता, तो थोड़ा दिक्कत रहता तब मुझे। तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए जब आप कोई ड्रॉ कर रहे हो। आप किस चीज़ में ज़्यादा वो कर रहे हो तो उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि दूसरे चीज़ को। तो इससे ड्राइंग आपका थोड़ा अटेंशन ज़्यादा रहेगा ड्राइंग के ऊपर।
मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ ये ब्लेंडिंग में स्टम्प की जगह मैं एक कॉटन बर्ड या कॉटन यूज़ कर लूँ, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप मेडिकल स्टोर और आप स्टोर में जाते हो तो कई लोगों के घर पे भी ये होता है, तो आप इसका इजीली अप्लाई कर सकते हो और इससे ज़्यादा स्मूथ आपको स्मूथ ब्लेंडिंग देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दिस पेपर स्टम्प। थोड़ा ये ख़रीदना भी पड़ेगा तो महंगा, जिसको इजीली आर्ट स्टोर का कोई आर्ट स्टोर ना हो सामने, तो आप ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप ये जाके बाय कर सकते हैं और मिल भी सकता है आपको कहीं भी इजीली, और सस्ता भी होता है। 5 रुपये का बहुत सारा बंडल आता है, तो आप उसको कई महीनों तक यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, तो आप हल्के हाथों से ब्लेंड कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैंने बताया सबके अपने अपने काम होते हैं, तो ये वाला जब आप इससे ब्लेंड करते हो तो सर पे थोड़ा लाइट और ज़्यादा स्मूथ होता है। अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प से आप जब शेडिंग करोगे तो वो सर पे जहाँ पे आप कर रहे हो वो थोड़ा डार्क होता है और थोड़ा रफ टेक्सचर देता है इससे। और आप छोटे वाले सरफेस में भी इससे आप कर सकते हो, तो इसका खुद अपना फ़ायदा। मैं बाद में जाके जब मैं आई को ड्रॉ करूँगा तो ये वहाँ पे जाके यूज़ होगा, ना कि ये कि थोड़ा सरफेस इसका ज़्यादा है, तो अच्छे से जहाँ पे आप एग्जैक्टली चाहते हो वहाँ पे नहीं होगा। जैसे आप आई में देख सकते हो थोड़ा डार्क पार्ट है यहाँ पे, तो ये थोड़ा हेल्प करेगा उसमें थोड़ा डार्क करने में। तो सबके अपने अपने फ़ायदे होते हैं। तो लेट्स बिगिन द ड्राइंग।
फॉर नाउ आई कंप्लीट दिस शेडिंग इन द फोरहेड। तो बाद अभी तो मुझे ठीक लग रहा है, अभी बाकी मैंने डार्क एरिया ड्रॉ नहीं किया था। उसके बाद जब मैं कंटिन्यूसली वर्क करूँगा तो सम डार्क एरिया, तो बाद में मुझे डार्क, और ये अभी डार्क लग रहा है तो बाद में मुझे लाइट लग सकता है, और कुछ बचे हुए डिटेल है तो फोरहेड में हम बाद में रीड्रॉ करूँगा। तो उतना खास नहीं होगा वो वीडियो, तो जितना हमें प्रोग्रेस करना था तो हमने सब वैल्यू और थोड़ा सम डिटेल हमने हमें रख दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम नोज़ के ऊपर काम करेंगे, उसके बाद आई और माउथ और चिक वाले जो बच्चे हुए पार्ट है उसको मैं टाइमलेस भी बनाऊंगा, क्योंकि सब सेम प्रोसेस रहेगा सब। तो अभी के लिए थैंक यू तो लास्ट तक आप लोग देखने के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक